देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को कहा कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित परिसीमन की कवायद सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि संसद में गैर भाजपा शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करने के लिए उन पर योजनाबद्ध हमला है। परिसीमन पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च जन्म दर वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलने का मतलब है कि संसद में दक्षिण की आवाज कमजोर हो रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पुरस्कृत नहीं किया जाता है तो कम से कम हमें दंडित तो नहीं किया जाना चाहिए। यह कदम संघीय ढांचे के लिए सीधा खतरा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए और हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमें 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों पर रोक को 2026 से आगे बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने शनिवार को आरोप लगाया कि परिसीमन की मौजूदा नीति दक्षिणी राज्यों के भविष्य के लिए खतरा है, जो उनके आर्थिक योगदान, शासन उपलब्धियों और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करती है। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा आयोजित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर बैठक में शामिल हुए राव ने केंद्र की एनडीए सरकार पर दशकों से क्षेत्र के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जनसंख्या के आधार पर मौजूदा परिसीमन नीति से धन का केंद्रीकरण और राजकोषीय नियंत्रण हो सकता है, जिससे दक्षिणी राज्यों की प्रगति खतरे में पड़ सकती है। टीएमसी विधायक दल द्वारा सार्वजनिक रूप से भड़काऊ बयान न देने की चेतावनी दिए जाने के 4 दिन बाद टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को 13 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिले में प्रवेश करने और परिणाम भुगतने की चुनौती दी। पीटीआई के मुताबिक दरअसल टीएमसी विधायक ने 12 मार्च को अधिकारी की आलोचना की थी, जब भाजपा नेता ने विधानसभा के बाहर कहा था कि अगर भगवा पार्टी सत्ता में आती है तो टीएमसी के मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर हुमायूं कबीर ने कहा था कि अगर अधिकारी अपनी टिप्पणी वापस नहीं लेते हैं तो उनके साथ उचित तरीके से व्यवहार किया जाएगा, उनकी पिटाई की जाएगी और उन्हें सदन में या जहां भी वे जाएंगे 40 मुस्लिम विधायकों द्वारा किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, यहां तक कि घेराव की हद तक के लिए तैयार रहना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया वायरल वीडियो, जिसमें उनके आचरण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम यानी आरजेडी नेता विरोधी दल हैं और वे यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और सदन के नेता हैं। उम्र में वो हमसे कई गुना बड़े हैं और व्यक्तिगत तौर पर हम उनका सम्मान करते हैं। सेहत को लेकर कोई टिप्पणी करना हमें उचित नहीं लगता। हालांकि जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसे लेकर हम सब ने मांग की कि उन्हें अब अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। लगातार कुछ न कुछ बातें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने ही 2020 के चुनाव में पूर्णिया में ही जो आखिरी सभा की थी, वहां उन्होंने ऐलान किया था कि वह उनका अंतिम चुनाव होगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आज की स्थिति में आखिर सरकार चला कौन रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब आलमगीर की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि यह कब्रिस्तान पिछले 500 से 600 सालों से वहां है और यह भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। उस कब्र को हटाने की मांग ठीक नहीं है। वहां वह कब्र छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के लिए आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से शांति रहनी चाहिए। बिहार के अररिया के एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि राज्य के आरा और पूर्णिया के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में लूट को अंजाम देने वाले चुनमुन झा की मुठभेड़ में मौत हो गई है। पुलिस ने चुनमुन झा का एनकाउंटर शनिवार तड़के 4:30 बजे अररिया में किया। अररिया के एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि दोनों लूट में चुनमुन झा का ही हाथ था। उन्होंने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स टीम चुनमुन को तलाश रही थी। इसी क्रम में नरपतगंज में उसका सुराग मिला। एएसटीएफ ने जब उसका पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई और 28 साल के चुनमुन के साथ मौजूद उसके साथी निकल भागे। अररिया पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी समेत देश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने
राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी अखिलेश के सांसद पर हमलावर है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। वे लोग हर जगह इस बात को दोहराते हैं। सपा सांसद ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को नहीं, मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। यहाँ का मुसलमान सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के इस विवादित बयान पर बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने माफी की मांग की है। बीजेपी नेता ने एक्स पर लिखा, धिक्कार है, तुष्टीकरण की सभी हदें पार करके सपा नेता रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहना हमारे राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज का घोर अपमान है। सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी बीजेपी ने एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं कि वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सा भी परहेज नहीं करते। संसद में सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। उन्हें अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। परिसीमन के मुद्दे पर चेन्नई में बैठक में शामिल हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी परिसीमन के माध्यम से दक्षिण राज्यों पर पेनल्टी लगाना चाहती है। हम एक देश हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत जनसंख्या के आधार पर होने वाले इस परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकता। इससे हमें राजनीतिक रूप से सीमित कर दिया जाएगा। यह हमें अच्छा काम यानी जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक तरक्की करने की सजा देने जैसा होगा। हमें बीजेपी को परिसीमन को लागू करने से रोकना होगा। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि दक्षिण भारत ने हमेशा से परिवार नियोजन नीतियों को बरकरार रखा और जनसंख्या को नियंत्रित किया। यही कारण है कि यह एक प्रगतिशील क्षेत्र बना। हमने हमेशा राष्ट्रीय हित में काम किया है। परिसीमन के जरिए हमारे राज्यों की सीटें कम करके सजा देने की कोशिश है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा ओडिशा से बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बैठक में वर्चुअली अपनी बात रखते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन दक्षिणी राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने देश हित में परिवार नियोजन योजनाओं के जरिए जनसंख्या को नियंत्रित रखा। परिसीमन को जनसंख्या के आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि केंद्र सरकार को इस मामले में सभी दलों से चर्चा के बाद इस पर कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि नागपुर हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूली जाएगी और भुगतान न करने पर उनकी संपत्तियों को जब्त करके बेचा जाएगा। पीटीआई के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से वीडियो और फुटेज का विश्लेषण करने के बाद अब तक 104 दंगाइयों की पहचान की गई है और कानून के अनुसार 12 नाबालिगों सहित 92 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फडणवीस ने आगे बताया कि सोमवार को मध्य नागपुर के इलाकों में हुई हिंसा के कारण प्रधानमंत्री मोदी की निर्धारित यात्रा प्रभावित नहीं होगी। इस्राइल ने लेबनान की ओर से किए गए रॉकेट हमलों के बाद उसे कड़ी चेतावनी दी है। इस्राइल ने कहा है कि लेबनान के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल नवंबर में लेबनान और इस्राइल के बीच युद्ध विराम हुआ था। उसके बाद लेबनान का इस्राइल पर यह पहला हमला था। शनिवार को लेबनान के हमलों के बाद इस्राएली शहर मेतुला में सायरन की आवाजें सुनाई दी। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने लेबनान की ओर से दागे गए 3 रॉकेटों को नाकाम कर दिया है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि लेबनान के किसी भी समूह ने इस्राइल पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने सेना से कहा कि उनके देश को एक नए युद्ध में घसीटा जा रहा है, लिहाजा सेना को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इस्राइल ने चेतावनी देने के बाद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को लेबनान में आतंकवादियों के दर्जनों ठिकानों पर जोरदार हमलों का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि इस्राएली हमलों में एक शख्स की मौत हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.